स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है हरियाणा पॉलिटेक्निक का। वहां के एक बच्चे ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दीजिए। तो इसके 3 पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरा नाम बताना, लेकिन नाम तो मोबाइल में रह गया। ओके सॉरी, मैं कमेंट में आपका नाम लिख दूंगा कि जिन्होंने पूछा है। अगर आप भी इस प्रकार से अपना स्टेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं, आपके एग्जाम नजदीक हैं, आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, वहां पे जाके आप हमें मेल कर दीजिए, हम उसको सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। ठीक है जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इवेलुएट नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन 7 की पावर x माइनस 1। और सेकेंड है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर 4x dx। इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बड़े क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स के हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, जो मैं सबसे पहले बताता हूं। देखिए जैसे ये लिमिट का क्वेश्चन है, तो लिमिट का इसको तो हम यहां सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपको लिमिट के बारे में प्रैक्टिस, अभी डिटेल लेक्चर नहीं देखे हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर हो सकता है ना भी आए क्लियर तरीके से। तो इसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये लिमिट हो या इंटीग्रेशन हो, इसके डिटेल लेक्चर हमने बहुत अच्छे से बना के अपलोड करे हुए हैं यूट्यूब पे प्लेलिस्ट करके, एक एक करके प्लेलिस्ट। जैसे इंटीग्रेशन के हमने 2 प्लेलिस्ट बना रखी है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। इसके लिए आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में जाना होगा, क्योंकि जहां 0 से पाई बाय 2 लिमिट होती है ना, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। लिमिट के क्वेश्चन को डिटेल लेक्चर देखने के लिए आपको डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहां पे आपको लिमिट के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन लेक्चर प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको डिटेल लेक्चर देखने के लिए, अगर अच्छे से समझना है तो। ठीक है जी। इसको कैसे करना है, और दूसरा स्टूडेंट मैं एक और चीज आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन हो सकता है जैसे टाइम की कमी, क्योंकि अभी काफी बचा हुआ है, ये पार्ट 4 में पूरा नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन पेपर 38 क्वेश्चन है इसमें, तो अभी हम यहीं पे 27 पे हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हम यहाँ पे बताएंगे आपको, आपके इसमें है, जैसे ट्रेपेजॉइडल रोल का क्वेश्चन है। तो ट्रेपेजॉइडल पे ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से 1-2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ट्रेपेजॉइडल रोल को, उसको आप वहां से देख लेना। फिर ट्रेपेजॉइडल जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप पूछा गया है उसको देख लीजिएगा, तो उससे मिलता जुलता ही आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलो आगे बताइए उसको। अभी देखिए कि इसको करना है। ठीक है जी। अब देखो कैसे करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 है और 5 की पावर x माइनस 1 है अपॉन 7 की पावर x माइनस 1। ठीक है जी। अब बताओ कैसे करें। लिमिट है और ये आपका फंक्शन है और ये लिमिट लग रखी x टेंड्स टू 0। ठीक है जी। कैसे करें बताइए। अब देखो सबसे पहले मैंने लिमिट में बार बार कहता हूं कि सबसे पहले जब भी लिमिट का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो पहले रफ पे लिमिट लगा के देखो। लिमिट लगा के देखने का मतलब होता है कि जैसे x टेंड्स टू 0 है ना यहाँ पे, तो फंक्शन में x की जगह 0 रख के देखो। x टेंड्स टू 1 होता तो x की जगह 1 रखना था, x टेंड्स टू 0 है तो लिमिट रख के देखने मतलब x की जगह 0 रख के देखो फंक्शन में टोटल हमें क्या मिल रहा है। तो x की जगह अगर 0 रखते हैं तो 5 की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 कितना होता है पता है आपको। 5 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है जी। किसी की भी पावर 0 1 होता है। 5 की पावर 0 है या 7 की पावर 0, किसी की पावर 0। ठीक है, तो 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1 है अपॉन में 7 की पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस 1 है। तो अब देखो 1 माइनस 1 0 और अपॉन 0, 0/0 की फॉर्म बन रही है। डिटेल लेक्चर में हमने बता रखा है कि लिमिट में 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं। उन 7 में से कोई एक फॉर्म अगर ऐसी आ जाए तो आप डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे, क्योंकि 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। और जब 0/0 की फॉर्म अगर आ गई है तो आप पहले इसको, जो 7 में से कोई सी भी फॉर्म आए उसको रिमूव करना, पहले उसको हटाना पड़ता है, तब जाके लिमिट लगानी है। अभी डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट लगाने से हमें 0/0 की फॉर्म मिल रही है। ठीक है जी। और जब भी 0/0 की फॉर्म या इन्फिनिटी की फॉर्म आए तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि अंश का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और हर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग अलग करते हैं।
तब तक करते जाते हैं जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती। उसको एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। ठीक है जी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब देखो कैसे कैसे लगेंगे, देखो यहां पे लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है जी, एल हॉस्पिटल रूल से हमें क्या मिल रहा है, देखिए इस पूरे का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको ऊपर लिख दो और फिर नीचे का डिफरेंशिएशन यहां पे लिख दो, उसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना लिमिट को। ठीक है जी, तो 5 की पावर एक्स, अब आपको पता है कि अगर ये पता है आपको कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a बेसिक, तो आपको पता होना चाहिए 5 की पावर x का अभी पीछे हमने बता रखा, अगर आपने पहला दूसरा तीसरा पार्ट देखा होगा तो उसमें हमने a की पावर x का जिक्र किया है कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन जब, ये आपको पता होना चाहिए है, पता होना चाहिए a की पावर x का डिफरेंस a की पावर x log a बेसिक, नहीं पता तो डिटेल डिफरेंशिएशन का देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, 5 की पावर x का होगा 5 की पावर x इंटू लॉग 5 बेसिक, a की जगह 5 आ जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, माइनस फिर माइनस है और फिर 1 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है जी, तो ये हो गया 0। अब 7 की पावर x का डिफरेंस 7 की पावर x इंटू लॉग 7 बेस ई और -1 का 0 होता है जी। ठीक है, समझ गए बात, समझ गए ना, ओके ठीक है समझ गए। अब बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 और अंदर बचा 5 की पावर x लॉग 5 बेस ई अपॉन 7 की पावर x लॉग 7 बेस ई। ठीक है जी, ठीक है। अब आप लिमिट रख दीजिए, अगर लिमिट रख करके फिर भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो तब नहीं रखेंगे लिमिट, पहले आप फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन देखो जरा मुझे लगता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हट गई है, इसलिए आप डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, एक्स की जगह 0 रख सकते हैं। लिमिट रखने का मतलब एक्स की जगह 0 रख दो और फिर ये लिमिट हट जाती है। ठीक है जी, तो एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 5 की पावर 0 कितना होता है जी, चलो 5 की पावर 0 इंटू लॉग 5 बेसी, जहां पे एक्स है वहां पे 0 रखना है बस, अपॉन 7 की पावर 0 इंटू सॉरी लॉग 7 बेसी। ठीक है जी, किसी की पावर 0 1 होता है तो क्या बचे, लॉग 5 बेसी अपॉन लॉग 7 बेसी, बस यही आपका आंसर है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं लॉग 5 बेस 7, ऐसा भी इसको लिखा जाता है। ठीक है जी, आंसर लॉग 5 बेस 7, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। लॉग 5/7 को लॉग 5 बेस 7 लिख सकते हैं, लॉग 7/log 8 को लॉग 7 बेस 8 लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 0/0 इन्फिनिटी की कंडीशन नहीं आ रही ना, इसका मतलब ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लिमिट लगा दी, लिमिट लगाने मतलब एक्स की 0 रख दी, फिर लिमिट नहीं रखना है। थोड़ा सा समझना कैसे 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 मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो डिटेल लेक्चर देख लीजिए भैया, वही कर सकते हैं, है ना। हाँ चलो, अब चलते हैं ये सेकेंड क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट इसको करने से पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 29 एक और लिख दिया। यहाँ पे देखो 27 के बाद मैंने सीधा 29 28 नहीं लिखा अभी, क्योंकि 29 जो है इससे मिलता जुलता है, तो मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा और इस क्वेश्चन को आप ऑलरेडी समझ जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी नहीं समझे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गामा फंक्शन के नाम से, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपके सारे पुर्जे हिल जाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। गामा फंक्शन के बारे में कोई भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जिसको आप समझ नहीं सकेंगे, सारी चीज समझ जाएंगे गामा फंक्शन क्या होता है, और फिर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। इनसे भी आपको देखो, इस क्वेश्चन को मैं करूंगा तो आपको ये इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, देखो मैं इसको इसीलिए मैंने ये पहले लिखा है 28 से पहले, मैं इसको कर रहा हूं। ठीक है जी, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 4x dx। ठीक है जी, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है 0 से π/2। ठीक है जी, अब इसको बहुत सारे तरीके हैं, इसको साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका है गामा फंक्शन से करने का। गामा फंक्शन से करने का गामा, अब इसको भी गामा फंक्शन से करेंगे, कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं कि सबको गामा फंक्शन से कर सकते, कुछ कंडीशंस है जिसको आप गामा फंक्शन से कर सकते हैं, जिसका इंटीग्रेशन आप गामा फंक्शन से कर सकते हैं। अब किसका कर सकते हैं गामा फंक्शन से, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, और डिटेल लेक्चर जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है गामा फंक्शन और उसके नीचे लिंक है। ठीक है जी, उसको जरूर देख लीजिएगा, आप सब कुछ समझ जाओगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, देखिए पहले इसको देखिए। ठीक है,
ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है, ध्यान रखना, पहले इसको बता रहा हूं मैं, हाँ, इसलिए आपको इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखो होता क्या है कि गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, कि लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर nx इंटू कॉस की पावर mx dx, मतलब साइन की पावर में n है, कॉस की पावर में m है, और लिमिट 0 से π/2 है। ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला तभी लगेगा जब लिमिट 0 से π/2 हो। जीरो, यहाँ 0 ही होना चाहिए, ऊपर π/2 ही होना चाहिए, ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे 0 से π/2 है, यहाँ पे भी 0 से π/2, तो इसमें लगेगा। दूसरा क्या है कि जो फंक्शन है वो साइन और कॉस का होना चाहिए, साइन और कॉस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। साइन, यहाँ की ओर साइन है, लेकिन यहाँ अपनी तरफ से कॉस घुसा सकते हैं, कॉस की पावर 0 लिख दो तो आ जाएगा। साइन या कॉस में से के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, साइन या कॉस के अलावा। देखो साइन कॉस, साइन और कॉस अपनी तरफ से, कॉस की पावर 0 नहीं भी है कॉस तो चल जाएगा, कॉस की पावर 0 लिख देंगे, साइन नहीं तो साइन की पावर 0 लिख देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन होगा केवल साइन और कॉस में, और पावर जो साइन और कॉस की पावर है होल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है जी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो साइन और कॉस होना चाहिए, लिमिट 0 से π/2, तब गामा फंक्शन लगेगा। कैसे लगेगा, क्या है गामा फंक्शन का फॉर्मूला, जो पावर n और m है ना, तो इसको लिखे गामा। देखो गामा जो होता है ना, उल्टा l को उल्टा कर दो तो ये गामा का साइन हो गया, ठीक है। गामा ए n प्लस 1/2 इंटू गामा m प्लस 1/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा n प्लस m प्लस 2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, ये आपको भैया याद रखना पड़ेगा। ये अगर आपने याद कर लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो गामा n प्लस 1/2, जो n पावर यहाँ पे है ना, ये वाली जो साइन की पावर है वो यहाँ पे आती है, जो कॉस की पावर है वो यहाँ पे आती है, और अपॉन में फिर इन दोनों की पावर का जोड़ प्लस 2 और बटे भी 2। अपॉन में ध्यान रखना हर जगह 2 ही आएगा, उन बाहर मल्टीप्लाई में भी 2, यहाँ प्लस में भी 2 और बटे में भी 2 गामा के अंदर, ठीक है जी। ऊपर जो है प्लस में 1 आता है और बटे में 2 आता है, इस चीज का जरा ध्यान रखना कैसे करना है, ठीक है जी। बस n और m क्या है, साइन और कॉस की पावर है, बस, ठीक है, समझ गए बात को। अच्छा अब देखो, अब ये समझ गए आप, तो अब यहाँ पे आप आसानी से कर सकेंगे। देखिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 4x है इंटू, अब कॉस नहीं है तो कॉस अपनी तरफ से लिखेंगे, कॉस की पावर 0x, क्योंकि किसी की पे पावर 0 1 होता है ना, तो 1 की जगह हमने कॉस की पावर 0x लिख दिया। तो अब m की जगह, सॉरी n की जगह पे तो है आपका 4 और m की जगह पे है यहाँ पे 0, ठीक है। n की जगह पे 4 है और m की जगह पे 0 है, ध्यान देंगे, हाँ इंपॉर्टेंट है, हाँ। इज इक्वल टू, अब गामा फंक्शन लगा दो, गामा क्या होता है, गामा n प्लस 1/2, गामा n प्लस 1, n की जगह क्या है तो 4 प्लस 1/2 हो जाएगा, इंटू गामा m प्लस 1/m मतलब 0, हाँ m मतलब 0 प्लस 1/2, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा n, n क्या है 4 प्लस m क्या है 0 प्लस 2 है, और उसके अपॉन में 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए, इसीलिए मैंने डिटेल लेक्चर में सब बता रखा है। गामा 1 का मान क्या होता है, गामा 1 का मान होता है 1, और गामा 1/2 का मान होता है √π, बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा 1/2 का मान √π, ठीक है जी। और गामा n का मान निकालना है तो एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, हाँ। तो ये n नहीं -1 करो, n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है जी। गामा n का मान होता है n-1 का फैक्टोरियल, गामा 5 का मान होता है 4 का फैक्टोरियल, एक कम करके फैक्टोरियल, ये बराबर होता है, गामा 5 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। ये डिटेल लेक्चर देख लीजिएगा अगर कुछ दिक्कत होगी समझने में तो, ठीक है ना, डिटेल लेक्चर देख लीजिएगा। अच्छा देखिए इज इक्वल टू, अब देखो 4 और 1 5/2, गामा 5/2 हो गया, ठीक है जी, इंटू यहाँ पे 0, हाँ गामा 1/2 हो गया, गामा 1/2 हो गया, ठीक है, अपॉन, अब देखो 4 और 2 6, और 6/2 कितना होता है 2, बाहर तो है पहले से, गामा के अंदर क्या आएगा 4 और 2 6/2, 2 3 तो फैक्टोरियल 3 गामा 3 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लो भैया, क्या सॉल्व करो,
कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना पड़ेगा भैया। अच्छा अब गामा 5/2, देखो गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, याद रख लो, ये इसकी जगह तो √π आएगा, और गामा 3 की जगह 1 कम करके फैक्टोरियल लगा दो। गामा 3 का मान फैक्टोरियल 2 के बराबर होगा, गामा 3 का मान फैक्टोरियल 2 के बराबर होगा, इसका भी काम हो गया। अब गामा 5/2 का मान क्या होगा? गामा 5/2 का मान निकालना हो तो कैसे निकाल, देखो ये इसको ध्यान से देखना जरा। गामा 5/2 का मान निकालना हो ना तो 5/2 में से 1 कम कर दो, 5/2 -1 करेंगे तो कितना आएगा? 3/2 बचेगा, तो 3/2 से शुरू करेंगे, 1 कम करके जो आता है उसको ये सबसे पहले लिखेंगे, इनटू फिर 3/2 में से 1 और कम करो, फिर 1 और कम करो, तो 3/2 -1 कितना होता है? 1/2, 1/2 इनटू फिर इसको 1/2, जब 1/2 पर पहुंच जाए तो फिर 1/2 इंटू गामा 1/2 लिखेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए अब आपको डिटेल लेक्चर देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है जी। गामा 7/2 है, ठीक है। 7/2 को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बताइए 7/2 को कैसे सॉल्व करेंगे? 7/2 में से 1 कम कर दो, तो वहां से शुरू करेंगे। 7/2 में से 1 कम करेंगे, 7/2 -1 कितना होता है? 2 कम 2 5, 5 में 2 7 में 5, 7 में से 2 के 5, 5/2, 5/2 से शुरू हो रहा है। 7/2 का गामा 7/2 बराबर होता है 1 कम करके 5/2 इंटू 5/2 में से 1 कम करो 3/2 गुणा फिर 1 कम करो 1/2, और जब 1/2 पहुंच जाए तो गामा 1/2 और लिख दो, बस। ऐसे आप गामा 9/2 किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब आप इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो मैं यहां पे कर देता हूं, हाँ ठीक है, यहां पे करता हूं, ठीक है जी। इज इक्वल टू, देखो गामा 5/2 को आप लिख सकते हैं 3/2 1 कम करके, हाँ, इंटू फिर 1 कम करो 1/2, और 1/2 के बाद फिर गामा 1/2 ही लगा दिया जाता है, इंटू गामा 1/2 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल, सॉरी गामा 3 को जब सिंपल नेचुरल नंबर में हो, जब अपॉन में हो तब तो नहीं फैक्टोरियल में लिख सकते हैं इसको, जब सिंपल में हो, जब फ्रैक्शन में हो तब आप इसको डायरेक्ट फैक्टोरियल में नहीं चेंज कर सकते, लेकिन नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, तो उसको हम फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि गामा 3 को हम 1 कम करके फैक्टोरियल लगा देते हैं, तो फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, एल फैक्टोरियल 2 को एल के रूप में भी लिख सकते हैं, और 2 का ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो 3/2 इंटू 1/2, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 3/4 हो गए, ठीक है जी, इंटू √π की वैल्यू गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, इंटू फिर से गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 2 को कैसे लिखते हैं? 2 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 टू 2, तो 2 ही रहेगा, ठीक है जी, समझ रहे बात? हाँ ओके, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब देखो आगे देखो इसको कैसे करेंगे, इज इक्वल टू देखो 3/4 गुणा √π इंटू √π का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर हट जाए, पाई बचेगा, ठीक है जी, और बटे में क्या है आपका 2 दूना 4, ठीक है जी, तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ होता है? इसका मल्टीप्लाई नीचे इसके ऊपर, तो कहने का मतलब है 3π अपॉन 4 × 16, तो 3π अपॉन 16 आपका आंसर हो जाएगा जी। इस प्रकार से आप इसको करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको देखिए भैया, इसमें सेम इसी के जैसा है, बल्कि इसमें तो कॉस नहीं भी दे रखा था, यहाँ पे कॉस ऑलरेडी दे रखा है साइन, तो यहाँ पे n की जगह पे 6 है और m की जगह पे 4 है, और फॉर्मूला ये लगाना है, और इसको सॉल्व करते करते हमें आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आया है। अगर ये आपने कर लिया तो समझो कि आपको समझ में आ गया गामा फंक्शन। नहीं समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है गामा फंक्शन के नाम से, नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करिए, उस वीडियो को अच्छे से देखिए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो गामा फंक्शन का क्वेश्चन है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा, और मार्क्स का भी ये सीधे 10 मार्क्स का आता है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फाइंड एरिया अंडर द कर्व y = x² - 4x + 3 और x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये जो फंक्शन है इसके अंडर जो एरिया आता है x एक्सिस से ऊपर और इसके अंडर, उसका
एरिया निकालना है क्या होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्राफिकल तरीके से ज्यादा सही तरीके से हो सकता है। देखिएगा कैसे होगा। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ठीक है। ओरिजिन पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0 0 होती है। अब जो ये इसका ग्राफ बनाना एक्चुअली आपको आना चाहिए। देखो जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा पैराबोला टाइप का बनता है, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है ना, ऐसे 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 ही इसका ऐसे या इस टाइप से कहीं पे बनेगा। हम अंदाजन मान लेते हैं कि ये इसका ग्राफ ये है, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ क्या है, ये है, ठीक। अब ये ग्राफ बन गया। अब ये कह रहा है कि एरिया अंडर द कर्व, जो इस कर्व के अंडर नीचे का एरिया है 0 से लेकर 2 तक। 0 एक्स की वैल्यू 0 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू 0 कहाँ है, यहाँ पे है। और 2 कहाँ पे होगी, मान लीजिए 1 और 2 यहाँ पे है, ठीक है जी। तो 2 यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और एक्स एक्सिस से ऊपर और ये कर्व जितना है, इसके अंदर जितना भी आपका एरिया है, इसको फाइंड करना, ये कितना है, ये कितना है, ठीक है जी। अब इसको कैसे करते, देखो इसका भी हमने ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन से होता है। इसको भी हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है, बता रखा है। डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में डेफिनेट इंटीग्रेशन में देख लीजिएगा, और चाहो तो हम अलग से भी इसको मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, एरिया अंडर द कर्व के नाम से। उस लिंक पे जाएंगे आप तो बहुत आपको मजा आएगा, बहुत अच्छा, मतलब उससे सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे आपके। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी आएगा तो उसको भी आसानी से कर सकते हैं आप। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको उस लेक्चर को जरूर देखिए, ठीक है। इसको कैसे कर, देखो ये कर्व है, ये कर्व, इस कर्व में y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, देखो माइनस 4x प्लस 3। अब 0 से लेकर 2 तक और ये कर्व और एक्स एक्सिस से ऊपर, इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए देखो डिटेल लेक्चर हम बता चुके हैं कि कैसे कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें स्ट्रिप खींचते हैं, स्ट्रिप। और क्यों खींचते हैं, क्या खींचते हैं, वो डिटेल लेक्चर देख लीजिएगा अगर आप उसको देखना चाहते हैं, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कुछ तो, ठीक है ना। अच्छा ये है। अब स्ट्रिप की जो लंबाई है, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले ले हम, तो स्ट्रिप की लंबाई y लेते हैं और जो चौड़ाई होती है dx लेते हैं। क्या लेते हैं, चौड़ाई dx और लंबाई इसकी y हो गया, ठीक है जी। तो ये आयताकार पट्टी जो है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या, देखो हमें एरिया निकालना है एस ओ बी सी और ए, ठीक है जी। इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ AOBC इज इक्वल टू, अब इस स्ट्रिप का एरिया क्या है, आयताकार लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लंबाई है y, चौड़ाई है dx, तो y dx। लेकिन ये हमें चाहिए 0 से लेकर 2 तक, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है और x इक्वल टू 2 यहाँ पे है। x इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक हमें ये स्ट्रिप ले जानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पट्टी है वो यहाँ से यहाँ तक ले जानी है। तो उसके लिए इंटीग्रेशन वाला मेथड लगता है कि इंटीग्रेशन 0 से 2, क्योंकि 0 से 2 तक है हमने एरिया निकालना, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 y dx। बस ये अगर आपने समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। नहीं समझ में अभी भी आ रहा तो डिटेल लेक्चर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन 0 से 2 y dx। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, ये है, y की वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है उसका 1 बढ़ा करके क्या हो जाता है, 2 और 1 3, और वही बट्टे में भी लिखा जाता है। ये इंटीग्रेशन का रूल है भैया, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर ये भी नहीं पता तो डिटेल लेक्चर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट नीचे है, उसको देख लीजिएगा एक करके। हाँ, -4 कांस्टेंट एक्स का, तो एक्स की पावर 1 है तो एक पावर बढ़ा दो, एक्स की पावर 2/2 हो जाएगा, जो पावर में तो वो बटे में आएगा, प्लस 3, मतलब 1 है यहाँ तो 3 का कांस्टेंट 3 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा 3x, ठीक है जी। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन लिमिट लगी है 0 से 2। अब एक बार अपर लिमिट रखते हैं 2x की जगह पे, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर लोअर लिमिट रखते हैं 0। तो अपर लिमिट रखो, मतलब x की जगह 2 रखो इस पूरे फंक्शन में,
x की जगह 2 रखेंगे तो x की 2 दूना 2 की पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, 8/3 माइनस, चलो यहां से इसको काट दो, 2 दूना 4, 2 बचे यहाँ पे है, तो ये 2, चलो 2 क्या हम पूरा करें तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और दूना 8, 8 आ गया, ठीक है जी। प्लस यहाँ पे x की जगह 2 3 2 3 6, ठीक है जी। हाँ ये हो गया, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर लोअर लिमिट मतलब x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो पूरा का इसमें ये 0 ये 0 ये 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको सीधा 0 लिख देते हैं, ठीक है जी। बचा क्या आपका ये वाला पोर्शन बचा 8/3 आपका 8/3 माइनस 8 प्लस 6, तो माइनस का 2 बचे ना। हाँ अब देखो 3 दूना 6 और 8 में से 6 गए 2, 2/3, 2/3 इसका एरिया आ गया जी, इसका एरिया आ गया। अब वो एरिया यूनिट स्क्वायर के रूप में कैसा भी हो सकता है, वो अलग मैटर है, यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं आप आंसर 2/3 यूनिट स्क्वायर यूनिट, ठीक है जी। तो इसका आंसर ये आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कीमती क्वेश्चन है, ये आपको मुश्किल से मिलता है, जो आपको इतनी आसानी से घर बैठे फ्री में आपको मिल रहा है, ये इतनी आसानी से मिलता नहीं। इतना अच्छा नॉलेज है स्टूडेंट, इसकी जरा आप वैल्यू समझो, कीमत समझो, ऐसे ये मत समझो कि चलो फ्री में है तो कोई बात नहीं। फ्री की वैल्यू अक्सर नहीं समझता इंसान, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैल्यू समझो, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत मेहनत करने के बाद, सालों साल पढ़ाई करने के बाद हमने इसको पढ़ाया समझाया, तब आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको जरा इंपॉर्टेंट समझिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इवेलुएट इंटीग्रेशन 6x + 7/3x² + 7x - 5 dx बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, प्रतिस्थापन विधि हिंदी में कहते हैं। इसका भी हमने स्पेशल सब्स्टिट्यूशन मेथड पे एक डिटेल लेक्चर बना रखा है, वहां पे जाके आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। इसको कैसे करना है देखिएगा। जो जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको हम आई मान लेते हैं अक्सर। आई मतलब इंटीग्रेशन, i = इंटीग्रेशन 6x + 7/3x² + 7x - 5 dx, ठीक है जी। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसमें क्या करते हैं कि नीचे वाले को या ऊपर वाले को किसी एक को t मान लेते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन मतलब इसकी जगह कुछ रखना, सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापन करना। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर वाला आ रहा है तो इसको t मानो, और इसका डिफरेंशिएशन ये नीचे वाला आ रहा है तो इसको t मानो। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे अगर आप, तो ये आ रहा है तो इसका मतलब इसको कुछ मान दो, t मान लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम क्या करते हैं, लेट 3x² + 7x - 5 = t। वो सोच समझ के ही t मानेंगे कि किसका डिफरेंशिएशन वहां मौजूद है, ठीक है जी। तो इसको t माना, तो अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड करते हैं, तो इसका डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x होगा, इसका डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू t होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है, 2x² का 2x होता है, 2 आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाता है, तो 2 आगे आ जाएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस x का डिफरेंस 1 होता है, 7 कांस्टेंट अपनी जगह पे रहेगा, -5 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाता है, तो 6x + 7 बचा, ठीक है जी। और यहाँ पे dx लगा दिया जाता है पीछे से, ठीक है। t का डिफरेंस dt हो जाएगा, हाँ इसका dx लगा दिया, इसका dt हो जाता है। अब देखो 1 एम्प्लाइज देखो, इसकी वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 1 में रखेंगे आप i = इंटीग्रेशन 6x + 7 dx, 6x + 7 dx की जगह dt रख सकते हैं, और इसकी जगह क्या है, t है, तो 1/t dt हो गया। कोई दिक्कत, देखो ना 6x + 7 dx की जगह पे dt रख दिया और इसकी जगह t आ गया, तो पूरा का पूरा t में बदल गया, विद रिस्पेक्ट टू t भी आ गया और ये फंक्शन भी t, पूरा का पूरा बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ dx रहे यहाँ t रहे, ऐसा नहीं। अगर पूरा आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू जिसके है वो भी t आना चाहिए फिर, ठीक है ना। तो 1/t dt मतलब 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t करो, क्या होगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है ना, तो 1/t का क्या होगा, log t होगा, बस। तो ये हो जाएगा आपका log t प्लस c लिखा जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जब लिमिट नहीं होती, ठीक है, c अपनी तरफ से लिखा जाता है। नहीं पता तो डिटेल लेक्चर देख लीजिए डेफिनिट इंटीग्रेशन के, ठीक है जी। log t, तो अब t हमने अपनी तरफ से माना था तो वापस रख दिया जाता है, t की वैल्यू वापस रख दीजिए, तो log t की जगह देखो यहाँ पे 3x² + 7 - 5, 3x² + 7x - 5 और प्लस c, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं।
इस प्रकार से आप इसको करेंगे, ठीक है। और जो आगे क्वेश्चन हैं वो भी इंटीग्रेशन के हैं, उनको मैं थोड़ा सा आपको सिंपल है वो, उनको मैं इंटीग्रेशन हिंट दे देता हूँ, उनको आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, इसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 सारे के सारे इंटीग्रेशन के ये मैं बता चुका हूँ। ये 3 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के हैं, इनमें मैं आपको हिंट दूंगा कि कैसे इसको करना है, ये आप खुद कर लीजिए, क्योंकि इससे मिलते जुलते मैंने पार्ट 1, 2 में बहुत सारे करे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, इसलिए। और नहीं समझ में आएगा तो डिटेल लेक्चर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए ये क्वेश्चन नंबर 31, 32 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में जाओ, और डेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 33 के लिए डेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां समझ में आ जाए, ये तो सिंपल है खैर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, इंटीग्रेशन x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, x इंटू लॉग एक्स, ठीक है जी, फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन लॉग एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन देखो इसमें क्या है, ILATE, आइलेट एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, जब बाय पार्ट, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, देखो ना, बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसमें आइलेट से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को तय किया जाता है। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो पहले कौन सा रखना है, अगर देखो ये अलजेब्रा है, ये लॉगरिथम का फंक्शन है, तो अलजेब्रा लॉगरिथम में पहले कौन सा है, एल है, लॉग है, तो इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन इसको नहीं मानना है बल्कि लॉग को मानना है, इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फर्स्ट फंक्शन लॉग हमने माना है, सेकंड फंक्शन हमने एक्स माना है। फर्स्ट फंक्शन इसलिए माना है क्योंकि लॉग पहले अलजेब्रिक बाद में है, ठीक है जी। और फिर ये जब हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप जो बाई पार्ट का लेक्चर है नीचे डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लेलिस्ट में बाई पार्ट के नाम से ही मैंने बना रखा है पूरा लेक्चर, वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है जी, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। इसका है भाई सिंपल है, e की पावर -4x का इंटीग्रेशन करो और 2/x+1 का करो, इसका करो, इसका करो, इसका सिंपल है इंटीग्रेशन जो करना है वो आप इसको कर सकते हैं, इसका भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट लगानी है केवल 0 से π/4 बस, ठीक है। इस प्रकार से इन इंटीग्रेशन को आप कर सकते हैं। और उसके अलावा डिग्री और कुछ और हैं तो उनको मैं बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए स्टूडेंट, ये जो मेन का क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। मतलब कि इसमें x की वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं जो दूसरी रो होती है। इसको आप y की जगह f अगर लिख देते तो ज्यादा बेटर रहता है ना, इस टाइप से। अब इसका मेन निकालना, देखो एक ग्रुप डाटा का और एक अनग्रुप डाटा का, तो एक ग्रुप डाटा में आता है, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी दे रखी थी तो ग्रुप डाटा होता है। ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालना है ये मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि लेक्चर जरा बड़ा हो गया, लंबा हो गया है। मैंने इसका डिटेल लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा स्टेटिस्टिक्स का। स्टेटिस्टिक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो स्टेटिस्टिक्स के नीचे एक लिंक है, स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी लिखा हो उसके नीचे लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, मीन में पहला ही शायद, हाँ पहला ही लेक्चर है मीन का। मीन में ग्रुप और डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों के कि हर प्रकार के क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व कर रखे हैं, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और फिर आप जब उसको आप देख लेंगे तब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से अब सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी में दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 36 से अप्लाइड ट्रेपेजोइडल रूल, देखो ट्रेपेजोइडल रूल और एक सिम्पसन रूल होता है, सिम्पसन्स रूल, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्पसन रूल और ट्रेपेजोइडल रूल। आपके पास या तो ट्रेपेजोइडल आएगा या सिम्पसन, एक इनमें से एक आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार ट्रेपेजोइडल आ रखा, हो सकता है जो कल आपका एग्जाम है उसमें सिम्पसन आ जाए, तो आपको दोनों का नॉलेज होना बहुत जरूरी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं और स्पेशल वीडियो है जिसमें सिम्पसन और ट्रेपेजोइडल को दोनों को हमने सॉल्व करा हुआ है,
उस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि सिम्पसन वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और ट्रेपेजोइडल वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इंटीग्रेशन 0 से 5 3x + 2 विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आप आसानी से टेकिंग 5 इक्वल सब्स्टिट्यूशन सब इंटरवल्स, ठीक है, तब आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मेरी ये सलाह है कि जो मैंने लिंक नीचे सिम्पसन और ट्रेपेजोइडल का दे रखा उसको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को करिए तो आप आसानी से कर लेंगे। सिम्पसन वाला भी आएगा तब भी आप कर लेंगे, ट्रेपेजोइडल वाला तब भी आप कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है हिंदी में मानक विचलन फॉर फॉलोइंग डाटा। मानक विचलन ये भी स्टैटिस्टिक्स का है। इसमें सिंपल है, केवल x की वैल्यू दे रखी है। अनग्रुप डाटा का मानक विचलन और ग्रुप डाटा का मानक विचलन कैसे निकालते हैं अलग अलग। इसके लिए भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट खुलेगी। वहां पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप डाटा, स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप डाटा अवर्गीकृत आंकड़ों का मानक विचलन वाला वीडियो ओपन करेंगे तो उसको आप देखिएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके IAS PCS तक भी पूछा जाता है और आपके इंजीनियरिंग सरकारी JEE और इंजीनियर बनने के लिए भी ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समय की कमी है इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप जो मैंने ऑलरेडी बना रखा वीडियो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसको आप देख लीजिएगा और फिर इसको आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है और बेस्ट ऑफ लक आपके कल के एग्जाम के लिए। अच्छे से आप एग्जाम दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जो आपने 3 पार्ट देखे और ये चौथा पार्ट देखा है तो इस आधार पे मुझे 100% उम्मीद है अगर आपने चारों पार्ट सीरियसली देखे हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो 100% आप पास हो जाओगे, आपकी बैक क्लियर हो जाएगी मैथमेटिक्स की, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, लेकिन सीरियसली अगर देखा है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर एंड डियर को वीडियो लेक्चर को शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़े, हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।